हेलो क्लास, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो पहले चैप्टर में हम क्या क्या कर चुके हैं, हम बैलेंस शीट का परफॉर्मा देख चुके हैं, फॉर्मेट देख चुके हैं और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट देख चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की, उनके इसेंस की, उनके क्या इसेंशियल्स हैं और उनसे संबंधित यूजर्स कौन कौन हैं और वो यूजर्स किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो इन्हीं सभी बातों को आज हम इस लेक्चर में शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। हम आज की शुरुआत करते हैं इस आज के लेसन की। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं या ऐसे खाते हैं, ऐसे अकाउंट्स हैं जिनमें जो एक पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड की जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं किसी कंपनी की या किसी कॉमर्शियल एंटरप्राइज की या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, तो उसके जो पूरी साल जो उसने ऑपरेशन किया, जो बिजनेस के व्यवहार किए, उन सब व्यवहारों से, उन सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस से उस संस्था की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या बनी और उस संस्था की प्रॉफिटेबिलिटी क्या रही उस अकाउंटिंग पीरियड में। तो बेसिकली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो क्या है? ऐसे खाते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो अकाउंटिंग पीरियड के सबसे अंत में बनते हैं और उस अकाउंटिंग पीरियड में फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस कमाया और उस फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इस बात को रिकॉर्ड करते हैं। आइए मीनिंग पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड ए समरी ऑफ अकाउंट्स, यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो क्या करते हैं, पूरा एक्सप्लेन नहीं करते, वो शॉर्ट में लिखे होते हैं, समरी टाइप के होते हैं। किसकी समरी? ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज, किसी बिजनेस एंटरप्राइज की जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनकी समरी होती है। द बैलेंस शीट रिफ्लेक्टिंग द असेट, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, और जो बैलेंस शीट है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है? असेट्स को, लाइबिलिटीज़ को और कैपिटल को। एज ऑन ए सर्टेन डेट, किसी निश्चित तिथि पर। एंड इनकम स्टेटमेंट शोइंग द रिजल्ट्स एंड ऑपरेशंस ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड, और जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है वो क्या दिखाता है, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, वो दिखाता है कि उस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कंपनी ने कौन कौन से ऑपरेशन किए और उनसे उन ऑपरेशंस का रिजल्ट क्या है, उनसे क्या प्रॉफिट कमाया, क्या लॉस कमाया, कितना कैश फ्लो हुआ सेल के रूप में, और क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन उस कंपनी की, इस चीज़ को दिखाया जाता है। तो एक बार और बताता हूँ मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब संक्षिप्त में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे खाते, ऐसे विवरण, ऐसे प्रलेख, ऐसे डॉक्यूमेंट्स या ऐसे दस्तावेज जो किसी कंपनी की या किसी संस्था की पूरे अकाउंटिंग पीरियड में उस संस्था ने क्या बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, उन सब का रिकॉर्ड रखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये क्या है? सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के उदाहरण हैं। अब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो मीनिंग समझ लिया कि हम क्या क्या करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, कब बनाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं उनका पर्पज़ क्या होता है, आखिर क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू फुलफिल लीगल ऑब्लिगेशंस। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब है जो कंपनी होती है, जो व्यवसाय करती है, उसका कंपनी जो होती है वो जो व्यवसाय कर रही है उसका एक रिकॉर्ड कंपनी को रखना होता है, ये लीगली ज़रूरी होता है। जैसे कंपनी एक्ट 1956 कहता है कि जो कंपनी है वो अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगी और अंत में जो यूजर्स हैं उन फाइनल अकाउंट्स के,
उनको अपने व्यवसाय के बारे में सूचना देंगे। तो एक तरीके से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं वो लीगली ज़रूरी होते हैं, वो कानूनी तौर पर ज़रूरी होते हैं। इस वजह से भी क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जाता है। अगर कोई यूज़ करे भी ना, कोई यूजर हमें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नहीं देखना चाहता, फिर भी हमें वो बनाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी लीगल ऑब्लिगेशन है। इसी तरीके से दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का? दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है, तो जो दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का, वो क्या है? टू फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट क्या है? जब कोई कंपनी व्यवसाय करती है या कोई भी आदमी व्यवसाय करता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है, तो जो उसने इनकम या रेवेन्यू प्राप्त किया है अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन से, उसमें से अगर वो उस वस्तु और सेवाओं की कॉस्ट को घटा देगा, जो वस्तु और सेवाओं को उसने कॉस्ट के रूप में लगाया है उस प्रोडक्ट में, तो उसके पास क्या निकल कर आ जाता है? प्रॉफिट या लॉस निकल कर आ जाता है। प्रॉफिट कब होगा? अगर कॉस्ट से ज़्यादा है रेवेन्यू, सेल प्राइस, तो प्रॉफिट होगा। और अगर जो कॉस्ट है वो सेल प्राइस से ज़्यादा हो रही है तो हम उस केस में हमारा लॉस हो जाएगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस को निकालने के लिए दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। तो जो दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? एक है आपका ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहा जाता है। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट था हमारा, वो क्या दिखाता था? वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट दिखाता था या ग्रॉस लॉस, यानी कि जो सेल्स हमने की है वस्तुओं और सेवाओं की, उसमें से अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम घटा दें, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटा दें, तो जो प्रॉफिट या लॉस निकल कर आएगा वो ग्रॉस होगा। यानी कि वो प्रॉफिट है अगर, तो वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा, और अगर लॉस है तो ग्रॉस लॉस कहलाएगा। उसके बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता है ट्रेडिंग अकाउंट का, वो हम P&L अकाउंट में डाल देते हैं, क्रेडिट साइड में अगर प्रॉफिट है, और अगर लॉस है तो डेबिट साइड में। इस बात का ध्यान रखना कि अब मैं अगर आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलूँ तो उसका मतलब भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ही है, क्योंकि अब P&L अकाउंट ना कहकर अब उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहा जाता है, या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहा जाता है, या इनकम स्टेटमेंट भी कह देते हैं। तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए होते हैं वो कौन से होते हैं? दो होते हैं, एक तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो क्या दिखाता है? आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को दिखाता है, क्योंकि उसमें से हम रेवेन्यू में से सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटाते हैं। दूसरा जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है वो क्या दिखाता है? वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी घटा दिए जाते हैं जब रेवेन्यू में से, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटा देते हैं और इनडायरेक्ट इनकम को जोड़ देते हैं, तो हमारे पास जो नेट बैलेंस आएगा वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है। तो ये एक उद्देश्य हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाए जाते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू शो फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि जो संस्था है, जो कंपनी है, जो व्यावसायिक व्यवसाय है, वो उसकी जो माली हालत है, उसके पास कितना खुद का पैसा है, उसके पास कितनी माल दौलत है, उसकी कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, और उसकी लाइबिलिटी कितनी है, और कैपिटल कितनी है, और करंट असेट्स कितनी है, इंटेंजिबल असेट्स कितनी है। यानी कि उसका जो पूरा एक खाका है उसकी माल दौलत का, उसकी प्रॉपर्टी का सारा ब्यौरा जो होता है वो क्या कहलाता है? उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कहलाती है। फाइनेंशियल पोजीशन में हम ये देखते हैं कि जो कंपनी है, जो व्यावसायिक संस्था है, उसमें कितनी असेट्स हैं, कितनी उसकी लाइबिलिटीज़ हैं, और कितनी उसकी कैपिटल है, यानी कि जो उसने खुद पैसा लगाया व्यवसाय में वो कितना है। इन तीनों चीज़ों की सूचना जो देती है वो बैलेंस शीट देती है। इसलिए बैलेंस शीट को हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आज की डेट में या किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी व्यवसाय की जो आर्थिक स्थिति है, जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है, वो कैसी है, यानी कि उसके पास असेट कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है, और उसकी कैपिटल कितनी है। तो ये तीसरा ऑब्जेक्टिव था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करने का। चौथा ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेट
द यूजर्स। यूजर्स कौन होते हैं? यूजर्स को दो भागों में बांटा जाता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। एक इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। जैसे आपका एम्प्लॉय क्या है और या मैनेजमेंट क्या है, इंटरनल यूजर्स हैं। और गवर्नमेंट, रिसर्चर्स, इन्वेस्टर्स, ये कौन है? एक्सटर्नल यूजर्स हैं। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं? जो ये यूजर्स हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, उनको सूचना देने के लिए कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कितनी है, कितना कंपनी ने प्रॉफिट कमाया इस अकाउंटिंग पीरियड में, या लॉस है तो लॉस कितना कमाया, कितना उसके पास कैश फ्लो हुआ, कितना उसमें कैश फ्लो में इनफ्लो है, कितना आउटफ्लो है, और किस नेचर की ट्रांजैक्शन से कितना इनफ्लो हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ। दूसरा, उस फाइनेंस जो संस्था है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी कि आज एक पॉइंट ऑफ टाइम पर उस संस्था की जो माली हालत है वो कैसी है, उसको बताने के लिए भी हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। यानी कि जो यूजर्स हैं उन यूजर्स को कंपनी की आर्थिक और वित्तीय स्थिति के बारे में बताने के लिए भी हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। पांचवा ऑब्जेक्टिव है टू नो कैश फ्लो। देखो कभी कभी क्या होता है, ऐसा होता है कि जो बिजनेस है वो प्रॉफिट तो कमा रहा होता है, लेकिन कैश के नाम पे उसके पास कुछ नहीं होता या बहुत कम होता है। ऐसा इसलिए होता है जब वो उधारी की सेल करता है या पेमेंट ज़्यादा कर देता है किसी वजह से, और उसके पास रिसिप्ट किसी भी वजह से जो है कैश में नहीं हो रही है। तो ऐसे केस में क्या होता है? कैश का आउटफ्लो हो जाता है, और प्रॉफिट अगर उसने कमाया भी है उधार वगैरह बेचकर तो भी उसके पास पैसा नहीं रहता, क्योंकि जो कैश फ्लो है वो नेगेटिवली टेक प्लेस हुआ है, यानी कि आउटफ्लो ज़्यादा हो गया और इनफ्लो कम हो गया। तो जो कैश फ्लो है, इसलिए हम कैश फ्लो को जानने के लिए हम क्या बनाते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन एक्टिविटी होती हैं, एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और एक होती है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इन तीनों से हम क्या करते हैं? अलग अलग इनका कैश फ्लो निकालते हैं, किस ट्रांजैक्शन से आउटफ्लो हुआ, किस ट्रांजैक्शन से नेट और इनफ्लो हुआ। फिर इन तीनों ट्रांजैक्शन का नेट बैलेंस निकालते हैं, जो हमें ये बताता है कि जो बिजनेस है, जो संस्था है, व्यावसायिक संस्था या जो कंपनी है, उसका इस अकाउंटिंग पीरियड में कैश का लेन देन कितना हुआ, कितना कैश इस संस्था के पास आया और कितना कैश इस संस्था के पास से बाहर गया। तो ये जानने के लिए भी हम क्या करते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट है। तो इसलिए कैश फ्लो जानने के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। दूसरा है, जो छठा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स में, वो है बेसिस फॉर पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग। देखो क्या होता है, सपोज करो हमारा एक बिजनेस है। अब वो बिजनेस, उस बिजनेस की हालत कैसी है? वो प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस कमा रहा है? अगर वो प्रॉफिट कमा रहा है तो कहाँ से प्रॉफिट कमा रहा है, या वो और प्रॉफिट कैसे कमा सकता है? और अगर वो लॉस कमा रहा है तो लॉस क्यों कमा रहा है, उसके रीज़न क्या है, उसका समाधान क्या करना चाहिए? तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं, ताकि हम जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी आ रही है, जिस वजह से भी जो फाइनेंशियल पोजीशन अगर सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है, तो उसको सुधारे कैसे। तो फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, मतलब फाइनेंशियल स्थिति को सुधारने के लिए पॉलिसी बनाने में भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं, क्योंकि हम क्या पॉलिसी बनाएंगे ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। और फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी कौन बताते हैं? वो बताते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी तरीके से अगर हम कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, मान लो हमें डिविडेंड का डिसीज़न लेना है, तो डिविडेंड कब दिया जाएगा? जब प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ, किसी साल लॉस हुआ है, तो डिविडेंड कैसे देंगे? तो डिविडेंड देने का जो डिसीज़न है वो किससे जुड़ा हुआ है? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। फिर अगर लॉस हुआ है तो डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो डिविडेंड दिया जाएगा। प्रॉफिट में भी फर्दर कितना प्रॉफिट हुआ, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, उस हिसाब से फिर हम डिविडेंड के अमाउंट को एडजस्ट करेंगे।
तो इसीलिए क्या होता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको डिसीजन मेकिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब हम करेंगे इसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो पहला इसेंस है, जो पहली ज़रूरी बात है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो क्या है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। यानी कि हम क्या चाहते हैं, हम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, और वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अब सवाल उठता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन है वो एक्यूरेट है। तो ऐसा हम इस वजह से कहते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो अक्सर क्या होता है, दो सिस्टम होते हैं अकाउंटिंग के, एक सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। और जो डबल एंट्री सिस्टम होता है उसमें क्या करते हैं, हम किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। तो जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसमें हमारी जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी रहती है, क्योंकि हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर हम डबल एंट्री सिस्टम की बात करें तो डबल एंट्री सिस्टम में एक एक पाई का हिसाब लगाया जाता है। छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा और बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। उस ट्रांजैक्शन से कौन से अकाउंट प्रभावित हुए, उन अकाउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, यानी उन्हें घटाना है या बढ़ाना है, उससे अमाउंट प्रॉफिट पर क्या फ़र्क पड़ा। तो जो सारी इन्फॉर्मेशन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं वो क्या होती है, एक तरीके से एक्यूरेट होती हैं, क्योंकि वो रूल्स पर और कन्वेंशंस पर बेस्ड होती हैं और उनमें कंसिस्टेंसी पाई जाती है। तो एक इसेंशियल्स क्या हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसी के अलावा दूसरा है अंडरस्टैंडेबिलिटी। हम कैसे कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अंडरस्टैंडेबल है, या हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंडेबिलिटी क्यों उसमें पैदा करना चाहते हैं, इसलिए करना चाहते हैं ताकि हम क्या कर सकें, जो फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी है उसको हम चेक कर सकें, जान सकें। अगर क्या होगा, सपोज करो अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, एक संस्था जो है वो अपनी मर्जी से अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ कर रही है और दूसरी संस्था जो है वो अपनी मर्जी से अकाउंटिंग पॉलिसी यूज़ कर रही है, तो इस केस में क्या होगा, हमें समझने में परेशानी होगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो किस कंपनी ने किस पॉलिसी का और किस कॉन्सेप्ट का और किस कन्वेंशन का यूज़ करके अकाउंट बनाए। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी कैसे बढ़ती है, अगर सब यूनिक तरीका अपनाएं और सब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ने वाले हैं उनको पता होगा कि जो फॉर्मेट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उसमें क्या आइटम क्या शो करता है और उसका मतलब क्या होता है। तो अगर हम उन्हीं टर्मिनोलॉजी का यूज़ करें जो स्पेसिफाइड है अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो क्या होता है, वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो उनकी अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ जाती है। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर पढ़कर कोई भी जो बाहरी व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की या जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको जान सकता है, उसको समझ सकता है। तो इसलिए एक इसेंशियल्स ये भी होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कि उनमें अंडरस्टैंडेबिलिटी आती है, यानी कि उसको देखकर हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस पता लगा सकते हैं। तीसरा है कंपेरेबल। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब कंपेरेबल होंगे और कब कंपेरेबल नहीं होंगे। कंपेरेबल उस केस में नहीं होंगे अगर जो अलग अलग संस्थाएं जो हैं, अलग अलग जो कंपनीज हैं वो सेम अकाउंटिंग कन्वेंशंस को यूज़ नहीं कर रही। मिसाल के तौर पर एक संस्था है ए, या एक है कंपनी ए, एक है कंपनी बी। कंपनी ए रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन लगा रही है और जो कंपनी बी है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगा रही है। तो उन दोनों का जो प्रॉफिट हो निकल या लॉस निकल कर आएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, वो कंपेरेबल नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि उनकी जो पॉलिसी हैं, डेप्रिसिएशन के जो मेथड्स हैं, जिन कन्वेंशंस को वो यूज़ कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ गया। तो इसलिए हम जो कंपेरेबिलिटी है उसकी जो कोटि है, उसकी जो कंपेरेबल करने की जो शुद्धता है वो कम हो जाती है उसमें, यानी थोड़ा ब्याजनेस आ जाती है, पक्षपात आ जाता है। या इसी तरीके से अगर हम देखें कोई दो कंपनी है, कंपनी ए कंपनी बी।
कंपनी बी क्या कर रही है, कैश बेसिस पर अकाउंट बना रही है, प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात कर रही है, और जो कंपनी ए है वो आपका एक्रूअल बेसिस पर बना रहा है। तो ऑब्वियसली दोनों के जो प्रॉफिट और लॉस होंगे वो कंपेरेबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के जो अकाउंटिंग का बेस है, जो अकाउंटिंग का आधार है, वो क्या है, अलग अलग है। एक कैश के आधार पर अकाउंट को मेंटेन कर रहा है और दूसरी कंपनी एक्रूअल बेसिस पर अकाउंट को मेंटेन कर रही है। तो उनका जो प्रॉफिट है किसी पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में वो कंपेरेबल नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो डिफरेंट है, उनके जो मेथड है, उनके जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो डिफरेंट है। तो जो एक इसेंशियल जो होनी चाहिए, इसेंस होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो क्या है कि वो कंपेरेबल हों। कंपेरेबल कब बनेंगे? जब हम कंसिस्टेंसी अपनाएंगे, जब सारी कंपनियां एक ही सेम पॉलिसीज़ को अपनाएंगी अकाउंटिंग करते समय, तो उनमें कंपेरेबिलिटी आ जाती है। यानी कि हम एक फर्म की दूसरी फर्म से या एक कंपनी की दूसरे कंपनी से तुलना कर सकते हैं। इसके बाद आता है चौथा पॉइंट, वेरीफाइबल। वेरीफाइबल का मतलब होता है कि कोई चीज़ घटना घटी या नहीं घटी, उसके पीछे अगर कोई एविडेंस मिल गया हमें, तो हम कहते हैं कि वो वेरीफाई हो गया है, यानी कि उसको उसका एक प्रमाण मिल गया हमें। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको वेरीफाइबल क्यों होना चाहिए? वेरीफाइबल इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड की गई हैं, क्या वो सच्ची में हुई हैं, टेक प्लेस हुई हैं या नहीं हुई है, उनको वैसे ही लिख दिया गया है झूठे से। तो वेरीफाई अब कब कैसे हो पाएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, या वेरीफाइबल की वेरीफाई जो हम करते हैं वो किस बेस पे करते हैं? उनके जो एविडेंसेस हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के, उस आधार पर कह सकते हैं कि कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई है या नहीं हुई है। यानी कि अगर हम किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करना है कि वो सच में टेक प्लेस हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसके जो एविडेंस है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के वो जानेंगे। एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब होता है जो वाउचर्स हैं, जैसे कैश मेमो है, इनवॉइस है, ये क्या है, वाउचर्स हैं। यानी कि जब कोई ट्रांजेक्शन्स की जाती है तो उस समय उस ट्रांजेक्शन का जो स्लिप दी जाती है, या इनवॉइस कह देते हैं अगर उधार खरीद रहे हैं माल, नकद खरीद रहे हैं तो कैश मेमो। तो ये कैश मेमो या इनवॉइस जो है, जो जिसमें लिखा है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या हुई है, क्या सामान बिका है, कितने का बिका है, कितना बिका है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जिसमें होती है बिजनेस ट्रांजेक्शन की, वो हमारे वाउचर कहलाते हैं। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी आइटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एविडेंस पर बेस्ड होते हैं, यानी कि उनके पीछे वाउचर्स बने होते हैं। हम वाउचर के आधार पर ये कह सकते हैं, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को की जो एक एक ट्रांजैक्शन है उनको वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई ये जो ट्रांजैक्शन है ये फला तारीख को फला आदमी के साथ हुई है। तो एक इसेंशियल क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ये क्या करता है, वेरीफाइबल होता है, या इसमें वेरीफाइबिलिटी होनी चाहिए। पांचवा जो पॉइंट है वो है रिलीवेंट। अब रिलीवेंसी का क्या मतलब है? रिलीवेंट को अकाउंट जब कहलाएंगे जब हम जो सेम नेचर की ट्रांजैक्शन है या सेम अकाउंटिंग पीरियड की ट्रांजैक्शन है उनको उसी के अनुसार रिकॉर्ड करेंगे। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं रिलीवेंसी क्या है। सपोज करिए 2010 में आप अकाउंटिंग बना रहे हैं, फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, और 2011 में आप फाइनल अकाउंट बना रहे हैं। तो अगर आपको ये जानना है कि जो 2011 है उसका प्रॉफिट या लॉस क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है वो भी 2011 की ही करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कोई ट्रांजैक्शन हुई 2010 में और वो हमने किस में डाल दी, 2011 के फाइनेंशियल अकाउंट्स में डाल दी, तो उससे क्या होगा, उस ईयर का जो है सही प्रॉफिट या लॉस नहीं पता चल पाएगा और उसकी जो रिलीवेंसी है वो कम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर को हमने कैपिटल नेचर से नहीं सेट ऑफ किया तो वो भी हमारा क्या होगा, इर्रिलेवेंट माना जाएगा। और वैसे ही अगर रेवेन्यू खर्चों को हमने कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट से पूरा किया है तो वो भी रिलीवेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो ये कहा जाता है अकाउंटिंग में कि जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर हैं वो कैपिटल नेचर की इनकम से पूरे किए जाएंगे, और जो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर है उनको कैसे सेट ऑफ किया जाएगा, उनको रेवेन्यू इनकम से सेट ऑफ किया जाएगा।
तो रिलीवेंसी होनी भी बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तीसरा जो छठा इसेंशियल है वो है टाइमलीनेस। टाइमलीनेस का मतलब है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने होने चाहिए वो अपने टाइम पर पूरे हो जाने चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर कोई बिजनेस जो है, कोई कंपनी जो है, वो 31 मार्च को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करती है, तो 31 मार्च तक उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो तैयार हो जाने चाहिए, वरना तो वो क्या होंगे, वो उनका जो टाइम जो है वो आगे पीछे हो जाएगा और वो उनकी जो इम्पोर्टेंस है एक तरीके से वो कम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम एक एग्जांपल लें कि टैक्स का, सपोज करो हमें टैक्स कैलकुलेट करना है, 2010 का टैक्स हमें कैलकुलेट करना है, तो 2010 का टैक्स हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? अगर 2010 का जो इनकम है 2010 की प्रॉफिट या लॉस है, वो हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे पूरे अकाउंटिंग पीरियड में, तो हम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? जब टैक्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो टैक्स भी हमारा क्या होगा, उसकी हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे और वो भी डिले हो जाएगा। तो टाइमलीनेस भी क्या है, होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्योंकि अगर टाइम नहीं होगा, जो प्रॉपर टाइम पे अगर अकाउंट्स नहीं बनाए गए तो उनका जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाता है। अब बात आती है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनका यूज़ क्या है, कौन लोग उनको यूज करते हैं। जो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्टेक होल्डर्स या यूजर्स। तो यूजर्स ऑफ अकाउंट कौन होते हैं? इनको यूजर्स को दो भागों में बांटा गया है, दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया है। एक है इंटरनल यूजर्स और एक है एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स जैसे नाम से पता चलता है, वो यूजर्स ऐसे लोग जो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं या कंपनी से रिलेटेड हैं, उनका जो स्टेक है वो कंपनी में ऑलरेडी है, जैसे कि मैनेजमेंट है, कंपनी का मैनेजर है या एम्प्लॉई हैं, इस तरह या डायरेक्टर्स हैं, वो क्या हैं, इंटरनल यूजर्स हैं, क्योंकि वो कंपनी की इंटरनल स्ट्रक्चर में आते हैं। और जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं वो हैं जिनका कंपनी से कोई डायरेक्ट स्टेक नहीं है, बस वो कंपनी से कोई डील करना चाहते हैं, जिस वजह से उन्हें उस कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। इंटरनल यूजर्स में 3 लोग आते हैं मोटे तौर पर। पहला ओनर, फिर मैनेजमेंट या मैनेजर, और तीसरा एम्प्लॉय। और जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं उनमें कई तरीके के यूजर्स होते हैं, जैसे बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इन्वेस्टर्स हैं या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, गवर्नमेंट है, सेबी है, कंज्यूमर है। ये क्या है, सब एक्सटर्नल यूजर्स कहलाते हैं। तो आइए इनको एक एक करके समझते हैं। ओनर क्या है? पहला है इंटरनल यूजर्स का, पहला यूजर्स है ओनर। देखो ओनर कौन होता है? ओनर वो होता है जो बिजनेस का मालिक होता है। अब जो आदमी बिजनेस का मालिक है, यानी कि जिस आदमी ने बिजनेस में पैसा लगाया है, वो क्यों यूज़ करना चाहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को? वो इसलिए यूज़ करना चाहेगा कि वो ये देखेगा कि मैं जो बिज़नेस कर रहा हूँ उससे कोई प्रॉफिट या लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई आय मुझे उससे हो रही है या नहीं हो रही। और ऐसा वो कैसे पता करेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या इनकम हो रही है या नहीं हो रही है? ऐसा वो पता करेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो ओनर का क्या मकसद होता है? ये जानना कि जो मेरा बिजनेस चल रहा है उसमें मुझे इनकम हो रही है या नहीं हो रही है, और मेरी असेट्स कितनी हैं, और मेरे ऊपर कर्जा कितना है जो मुझको चुकाना है, और मेरे ऊपर जो सरप्लस है मेरी कंपनी की वो कितनी रखी है, रिटेन्स अर्निंग्स कितनी है। और इसी तरीके से जो फाइनेंशियल पोजीशन है मेरी, वो नेट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। दूसरा होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों यूज़ करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का? मैनेजमेंट क्या करता है, जो डेविएशंस हैं या जो कॉस्ट हमारी कोई एक्सीज हो गई या किसी वजह से लॉस हो गया हमें अकाउंटिंग पीरियड में, तो ये चेक करता है कि आखिर अकाउंटिंग पीरियड में जो लॉस हुआ वो किस वजह से हुआ। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो उन बिजनेस ट्रांजैक्शन से मैनेजर्स को ये पता चल जाता है कि उनकी जो कंपनी है वो कहाँ पर कमज़ोर रही और कहाँ पर वो
कहाँ पर उसको और सुधारने की ज़रूरत है। तो मैनेजमेंट में क्या होता है, और इसी तरीके से कुछ मैनेजरियल डिसीज़न भी लेने होते हैं, जैसे डिविडेंड डिसीज़न है, फाइनेंस डिसीज़न है, इन्वेस्टिंग डिसीज़न है, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर ही मैनेजर ये डिसाइड करते हैं कि अगर हमें डिविडेंड देना है तो कितना देना है, या देना भी है या नहीं देना। इसी तरीके से अगर हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस प्रोजेक्ट में जो हमारी कॉस्ट है वो क्या आएगी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मैनेजर ध्यान रखते हैं। और वो कैसे पता लगाते हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आधार पर पता लगाते हैं। इसी तरीके से किसी प्रोजेक्ट में या ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे समझ लिए कि सपोज करिए जो कंपनी है, जो मैनेजर है कंपनी के, वो क्या करना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि मैं जो और पैसा मुझे अगले प्रोजेक्ट के में लगाने के लिए या बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए चाहिए, उस पैसे को मैं उधार लूँ या उसका अपना पैसा जो मेरी रिटेन्ड अर्निंग्स है उनको यूज़ करूँ। तो ये एक मैनेजरियल डिसीज़न है। तो ये डिसीज़न कैसे लिया जाएगा कि मैं डेट लूँ, यानी कि उधारी का पैसा लूँ, या अपना पैसा जो मेरी रिटेन्ड अर्निंग्स है या मेरी कैपिटल है खुद की, उसको लगाऊं। तो ऐसा डिसीज़न किस आधार पर लिया जाएगा, ऐसा डिसीज़न फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर लिया जाएगा। वो कैसे, वो ऐसे कि अगर फाइनेंशियल पोजीशन जो है कंपनी की, जो कौन दिखाएगी, बैलेंस शीट दिखाएगी, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएगा, जिसको बैलेंस शीट भी कहते हैं। तो वो बैलेंस शीट देख के हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास इक्विटी का कितना पैसा है, यानी कि हमारा खुद का पैसा कितना है, और जो हमारे पास उधारी का माल है वो कितना है। दोनों की अपनी अलग अलग फीचर्स होती हैं, अलग अलग दोनों के एडवांटेज हैं, अलग अलग दोनों के डिसएडवांटेज हैं। उधारी के पैसा लेने में अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं, और जो अपना पैसा लगाते हैं उसमें अलग डिसएडवांटेज और एडवांटेज हैं। तो ये जानने के लिए कि अब जो हमें पैसा अगले प्रोजेक्ट में लगाना है या बिजनेस को एक्सटेंड करना है, उसमें हम उधार का पैसा लें या अपना खुद का पैसा लगाएं, अपनी इक्विटी लगाएं, किस पैसे का यूज़ करें। दोनों की कॉस्ट अलग होती है, दोनों की कॉस्ट मेज़र की जाएगी। फिर जो नेट जो डिसीज़न लिया जाएगा वो इस आधार पर लिया जाएगा कि जो कॉस्ट है हमारी, या जो हमारी लागत है फाइनेंस करने की या किसी प्रोजेक्ट में पैसे लगाने के लिए पैसा लेने की, वो क्या है। आई मीन टू से कि जो कंपनी है वो कैसे जांचेगी कि मैं उधार का पैसा लगाऊं आगे बिजनेस में या इक्विटी का लगाऊं। वो उस दोनों सोर्स की जो कॉस्ट है उसको मेज़र करेगी, और उस कॉस्ट के हिसाब से डिसीज़न लिया जाएगा कि वो जो डेट है उसका पैसा लगाए, यानी कि उधारी का, कर्जे का पैसा लगाए, या अपना खुद की इक्विटी लगाए। तो मैनेजरियल डिसीज़न लेने के लिए भी क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ज़रूरत होती है। और मैनेजर्स क्या करते हैं, अपने डिसीजंस को लेने में, डिसीज़न मेकिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। अगर उन्हें पता है कि हमारे पास ऑलरेडी डेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे, अब और आगे डेट लेने के लिए थोड़ा संकोच करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा उधारी का पैसा आ जाएगा तो जो कंपनी की जो साख है मार्केट में वो कम हो जाएगी, और उसके शेयर प्राइस की जो वैल्यू है वो घट जाएगी। इसी तरीके से अगर कंपनी क्या करती है, अपना जो है मैनेजमेंट को मजबूत रखना चाहती है और ज़्यादा पार्टिसिपेंट नहीं इन्वॉल्व करना चाहती मैनेजमेंट में, तो वो क्या करेगी, इक्विटी का पैसा नहीं लगाएगी। क्योंकि अगर इक्विटी का पैसा लगाएगी, यानी कि इक्विटी शेयर इशू करेगी, तो उससे क्या होगा, जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, और उससे मैनेजमेंट में खलल पड़ेगा, और मैनेजमेंट में जो डिसीज़न है वो जल्दी से टाइमली नहीं ले पाएंगे। तो दोनों की सोर्सेज की अपनी अलग अलग कॉस्ट है। तो ऐसी, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैनेजर्स हैं या जो मैनेजमेंट है या जो डायरेक्टर्स हैं, वो डिसीज़न मेकिंग के लिए क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। तीसरा यूजर्स है, इंटरनल यूजर्स का, एम्प्लॉय होते हैं जो अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं कंपनी में, जो उस कंपनी के कर्मचारी हैं, जो उस कंपनी में काम करते हैं, जो प्रोडक्शन में लगे हैं, सेल्स में लगे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं जो
उस कंपनी में लगे हुए हैं वो भी क्या है, जानना चाहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस कंपनी का। वो क्यों जानना चाहते हैं? वो इसलिए जानना चाहते हैं कि अगर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जा रहा है तो एम्प्लॉय भी ये आस रखते हैं कि अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमें भी जो है बोनस मिलेगा, हमारी भी सैलरी में थोड़ा इंक्रीमेंट होगा। मिसाल के तौर पे अगर कंपनी ने प्रॉफिट ज़्यादा कमाया है तो एम्प्लॉय क्या करेंगे, वो भी कंपनी के मैनेजमेंट से ये बात कहेंगे कि भाई कंपनी ने अच्छा पैसा कमाया है तो आप हमारी जो इनकम है, हमारी जो सैलरी है उसमें भी इंक्रीमेंट करें। या इसी तरीके से अगर कोई एम्प्लॉय है वो कंपनी का शेयर होल्डर बनना चाहता है तो वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करेगा, देखेगा कि इसकी जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी है, असेट्स कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है, इक्विटी कितनी है। उस आधार पर जो एम्प्लॉय होगा वो डिसीज़न लेगा कि मैं इस कंपनी में मेंबर बनूं यानी कि शेयर होल्डर बनूं या एज ए एम्प्लॉय अपना काम करता रहूं। तो एम्प्लॉय भी क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज़ करता है अपने डिसीज़न मेकिंग के लिए। दूसरा जो कैटेगरी है वो है एक्सटर्नल यूजर्स की। एक्सटर्नल यूजर्स वो जो कंपनी के इंटरनल नहीं हैं बल्कि आउटसाइडर्स हैं, जैसे बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्रेडिटर्स हैं, गवर्नमेंट है, रिसर्चर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं। मतलब जो कंपनी के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है, कंपनी की प्रोडक्शन एक्टिविटी में या ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं है। वो क्या करते हैं, जैसे बैंक है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, वो इसलिए चेक करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन को, किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर कि अगर वो कंपनी उनसे उधार पैसा मांग रही है, लोन ले रही है, तो वो ये देखते हैं कि ये जो कंपनी है इस पे पहले से कितने लोगों का कर्जा है। अगर पहले से उसको कर्जदार है कंपनी ज़्यादा तो वो लोग जो होंगे, बैंक के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होंगे वो संकोच करेंगे उसको और उधार देने से, क्योंकि उन्हें डाउट होगा कि जब इस पे पहला ही इतना कर्जा है तो ये हमारा कर्जा कैसे पटाएगा आगे। तो एक तरीके से क्या करते हैं, जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो सॉल्वेंसी मेज़र करने की कोशिश करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर। तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है, यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। क्यों? क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, ये हमारा लोन वापस कर पाएगा अगर हम इसको लोन देंगे या कर्जा देंगे, उस पर इंटरेस्ट दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, इंस्टॉलमेंट दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। ये सारी चीज़ों का डिसीज़न कैसे लिया जाता है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर लेते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा एक्सटर्नल यूजर्स है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो कौन होता है, इन्वेस्टर्स या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स वो जो ऑलरेडी कंपनी में निवेश कर चुका है, यानी कि कंपनी की सिक्योरिटी को खरीद चुका है। या पोटेंशियल इन्वेस्टर वो है जो आगे खरीदना चाहता है, अभी खरीदे नहीं है उसने, वो देख रहा है फाइनेंशियल पोजीशन को और प्रॉफिटेबिलिटी को कि वो उसे करना चाहिए किसी विशेष कंपनी में इन्वेस्ट या नहीं करना चाहिए। तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को इसलिए चेक करते हैं या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को इसलिए चेक करते हैं कि वो देखते हैं कि इस कंपनी का प्रॉफिट कितना जा रहा है, लॉस कितना जा रहा है। अगर प्रॉफिट हर साल बढ़ता जा रहा है तो वो भी क्या करेंगे, मोर डिविडेंड की मांग करेंगे, ज़्यादा डिविडेंड की मांग करेंगे। और अगर लॉस में जा रही है तो वो भी क्या सोचेंगे कि अब इस कंपनी से हमें कोई रिटर्न नहीं मिल रहा और हमें क्या करना चाहिए, इसके शेयर्स को वापस कर देना चाहिए और दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। वो जानना चाहते हैं कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है और उसकी फाइनेंशियल पोजीशंस कैसी है। उसके आधार पर ही वो इन्वेस्ट करने का या ना करने का डिसीज़न लेते हैं। तीसरा है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो होते हैं जो कंपनी को उधार माल की सप्लाई करते हैं। जैसे सपोज करिए मेरे जूते बनाने का बिज़नेस है, मेरी कंपनी जो है जूते बनाती है, शूज़ बनाती है, तो उसके लिए कपड़ा या चमड़ा जो मैं लूँगा, वो जो मुझे कपड़ा या चमड़ा उधार सप्लाई करेंगे उसको क्या होंगे, मेरे क्रेडिटर्स कहलाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे कच्चे माल को उधार सप्लाई कराया है। अब सवाल ये उठता है कि क्रेडिटर्स क्यों देखना चाहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। क्रेडिटर्स इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि क्रेडिटर्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी समझी जाती है अक्सर। तो जो क्रेडिटर्स हैं वो ये देखते हैं
कि जो कंपनी की सॉल्वेंसी पावर है वो कितनी अच्छी है, यानी कि कंपनी की जो शोधन क्षमता है या सॉल्वेंसी लेवल है वो क्या है। वो हमारे जो हम उसको माल उधार सप्लाई कर रहे हैं, क्या वो उसकी पेमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या उसकी वो जो उधार सप्लाई किया जा रहा है उसको उस माल को वो बेच पाएगा तैयार बनाकर और पैसे रिसीव कर पाएगा रेवेन्यू के रूप में, या वो खाली जो है लॉस मेकिंग कंपनी है, वो जो है उसकी जो सेल्स है वो ज़्यादा नहीं है, जिस वजह से उसकी रेवेन्यू और प्रॉफिट कम हो रहे हैं। तो क्रेडिटर्स भी क्या करते हैं, ये जानना चाहते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन जो है कंपनी की कैसी है, यानी कि उनकी जो सॉल्वेंसी पावर है वो कैसी है। अगर कंपनी के पास लोन कम होगा और इक्विटी का पैसा ज़्यादा होगा तो ये समझा जाएगा कि जो कंपनी की जो सॉल्वेंसी पावर है वो ज़्यादा अच्छी है। इसलिए क्रेडिटर्स क्या करेंगे, अगर उनको लगता है कि जो फाइनेंशियल कंपनी है वो अच्छा ग्रोथ कर रही है, जो कंपनी है संबंधित वो अच्छा ग्रोथ कर रही है, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, तो वो भी उधार देने से मना नहीं करेंगे। लेकिन अगर उन्हें लगेगा कि फर्म की ये जो जिस कंपनी है इसका मार्केट शेयर गिरता जा रहा है, इसका जो सेल है वो घटती जा रही है, तो वो उधार देने से कतराएंगे उस कच्चे माल को, क्योंकि उन्हें ये डर सताने लगेगा कि कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए कंपनी के इंसॉल्वेंट होने पर। अब चौथा जो एक्सटर्नल यूजर है वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसी कंपनी के देखना चाहती है, वो इसलिए देखना चाहती है क्योंकि जो कंपनियां होती हैं वो जो कमाती हैं उस पर कंपनी को गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। तो गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि जितना टैक्स कंपनी ने दिया है उतना प्रॉफिट कंपनी को जो है उतना ही प्रॉफिट हुआ है, या ऐसा तो नहीं है कि उसने प्रॉफिट तो ज़्यादा कमाया है, इनकम तो उसने ज़्यादा कमा ली लेकिन उसने टैक्स कम भरा है, उसकी टैक्सेबल इनकम कम शो हो रही है। तो इस चीज़ को जानने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करती है और उनको पढ़ती है। या दूसरा पर्पज़ ये भी हो सकता है गवर्नमेंट का कि वो ये देखना चाहेंगे कि जो कंपनी जो नेशनल इनकम जो कम गवर्नमेंट को कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उस नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए भी जो कॉरपोरेट सेक्टर है उनकी इनकम चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी इनकम भी नेशनल इनकम में ऐड होती है। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के पर्पज से भी जो गवर्नमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किसी कंपनी के देखती है। पांचवा है सेबी। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी संस्था है जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। स्टॉक मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर सिक्योरिटीज़ को खरीदा बेचा जाता है। सेबी क्या करती है, ये देखती है कि जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है और वो उसकी जो क्रेडिटेबिलिटीनेस है वो कैसी है, क्रेडिट वर्दीनेस उसकी कैसी है, यानी कि उसकी जो सॉल्वेंसी पावर है वो कैसी है, और वो जो इन्वेस्टर्स हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका ख्याल रखे के बिजनेस को आगे बढ़ा रही है या सिर्फ वो अपना जो है ऑफिस बिहेवियर दिखा रही है। एक रीज़न ये भी है सेबी का इसको यूज़र कहने का कि ये देखती है कि जो इन्वेस्टर्स हैं कंपनी के उनको किसी तरीके से चीट तो नहीं किया जा रहा कंपनी के द्वारा, यानी कि इन्वेस्टर्स के एक तरीके से इन्वेस्टर्स को रक्षा करने के लिए उनको सुरक्षित रखने के लिए उनके स्टेक्स को उनके हितों को ध्यान में रखने के लिए ताकि इन्वेस्टर्स को नुकसान ना हो, सेबी क्या करती है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में इंटरेस्ट रखती है और वो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करती है। लास्ट है कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर क्यों चाहेगा किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना, तो कंज्यूमर ये देखना चाहते हैं कि जो कंपनी है वो किस किस एरिया में बिजनेस करती है, यानी कि वो किस प्रोडक्ट को सेल करती है, कैसी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो उस कंपनी में शेयर जो कंज्यूमर्स हैं वो ये देखना चाहेंगे कि जो कंपनी है वो किस चीज़ का बिजनेस करती है और जिस चीज़ का वो बिजनेस करती है क्या उसमें हमें किसी तरह की कोई डील करनी है या नहीं करनी है। इसी तरीके से जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या करेंगे,
कंपनी की बैलेंस शीट देखकर और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखकर, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को देखकर वो ये डिसाइड करते हैं कि कंपनी इतना प्रॉफिट कमा रही है, ये प्रोडक्ट इसको इतने का पड़ रहा है और ये इतने प्राइस पर उस प्रोडक्ट को बेच रही है। तो वो एमआरपी कहीं ज़्यादा तो नहीं है, जो ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं रख दिया एमआरपी गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ये सब चीज़ें चेक करने के लिए कंज्यूमर्स भी क्या करते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं कंपनी के उनको पढ़ती है, उनको जांचती है, उनको ऑब्जर्व करती है। तो ये थे आज का लेक्चर, इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। कल अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप क्या करेंगे, मुझे व्हाट्सअप कर देंगे जो भी चीज़ समझ में नहीं आई इस लेक्चर में, और मैं इंशाल्लाह आपको आपकी जो समस्या होगी उसका समाधान करूँगा।